क्या अंग्रेजों ने भारत को यूं ही मतलब बस हालात के चलते जीत लिया, जैसा कुछ इतिहासकार कहते हैं? जैसे जॉन सीली ने कहा कि ये सब अनुपस्थित मन की स्थिति में हुआ। हाँ, ये एक नजरिया तो है, बिल्कुल है। लेकिन दूसरा नजरिया ये भी है कि नहीं, अंग्रेज यहाँ एक बड़ा साम्राज्य बनाने के पक्के इरादे से ही आए थे। इसके पीछे कई वजहें गिनाई जाती हैं, जैसे फौरन पैसा कमाने की चाहत, फिर कंपनी के जो अधिकारी थे उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, लालच था, और हाँ, यूरोप में जो चल रहा था, जो सियासी खींचतान थी, उसका भी असर था। मिसाल के तौर पर लॉर्ड विलेस्ली ने सहायक संधि का जिस आक्रामक तरीके से इस्तेमाल किया, उसे कुछ लोग फ्रांस और रूस के खतरे से बचने का एक डिफेंसिव तरीका भी मानते हैं। तो मामला शायद इतना सीधा नहीं था। सही कहा। और ये तय करना भी मुश्किल लगता है कि भारत में ब्रिटिश राज असल में शुरू कब हुआ। कोई एक तारीख है क्या इसकी? देखिए, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ लोग 1740 मानते हैं, जब वो यूरोप वाले झगड़े भारत में सामने आए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कुछ 1757 को अहम मानते हैं, जब प्लासी में बंगाल के नवाब हारे। हाँ, प्लासी तो बहुत सुना है। से एक तरह से मैदान साफ हो गया। सच तो यह है कि ये एक धीमी प्रक्रिया थी, कोई एक दिन में नहीं हुआ सब कुछ, धीरे धीरे हुआ। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक ट्रेडिंग कंपनी इतने बड़े देश पर, इतनी विविधताओं वाले देश पर हावी कैसे हो गई। क्या क्या वजह रही उनकी इस कामयाबी की? कई वजह थी और उन्हें समझना जरूरी है। देखिए, पहली बात तो उनके हथियार और फौजी तरीके बेहतर थे। अच्छा। हाँ, उनकी बंदूकें जैसे मस्कट थीं और तोपें, वो भारतीय हथियारों के मुकाबले ज्यादा तेजी से और ज्यादा दूर तक मार करती थी। अच्छा, यानी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया उन्होंने। और सेना के अंदर की बात करें तो अनुशासन अनुशासन बहुत सख्त था उनकी सेना में, और सैनिकों को तनख्वाह नियमित रूप से मिलती थी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त भारतीय शासकों की सेनाओं में अक्सर तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती थी। तो इससे वफादारी पर, लॉयल्टी पर असर पड़ता था। और कंपनी के अपने काम करने का तरीका, उसमें कुछ खास था? हाँ, वो भी अहम था। कंपनी में क्या था कि भर्ती और तरक्की ज्यादातर काबिलियत पर होती थी। ये नहीं देखते थे कि कौन किस खानदान का है, किस जाति का है, जैसा कि कई भारतीय राज्यों में उस वक्त होता था। और उनके अधिकारी भी मतलब ज्यादा अनुशासित थे, नियम कायदे मानते थे। लीडरशिप का भी रोल रहा होगा यकीनन, बड़े नाम तो सुनते ही हैं आप। बिल्कुल रहा होगा। क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, मुनरो, डलहौजी जैसे बड़े नेता तो थे ही, लेकिन सिर्फ यही नहीं, उनके नीचे भी काबिल लोगों की एक पूरी फौज थी, जैसे सर आयरकूट, लॉर्ड लेक, आर्थर वेलेस्ली। और इनमें एक बात थी, ये लोग सिर्फ अपने लीडर के लिए नहीं लड़ रहे थे, इनमें अपने देश के लिए लड़ने वाली भावना थी, ऐसा कहा जाता है। और पैसा? इतनी लड़ाइयाँ, इतना विस्तार, ये सब तो बहुत महंगा पड़ता है। पैसा कहाँ से आ रहा था? बहुत जरूरी सवाल। कंपनी के पास पैसों की कमी नहीं थी, उनकी माली हालत बहुत मजबूत थी। वो अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा मुनाफा भी दे रही थी, और साथ ही साथ भारत में इन लड़ाइयों का भारी खर्च भी उठा रही थी। और एक आखिरी वजह जो शायद थोड़ी अलग सी लगती है। हाँ। स्रोत ये बताते हैं कि अंग्रेजों में अपने देश को लेकर एक मजबूत भावना थी, जिसे हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। एक जातीय गौरव था। इसके मुकाबले स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि भारतीयों में उस वक्त शायद वैसी एकजुट राष्ट्रीय भावना की कमी थी, या जिसे स्रोतों में भौतिकवादी दृष्टि की कमी कहा गया है। ये भी उनकी कामयाबी की एक वजह बनी, ऐसा माना जाता है। हमें इसे स्रोत के नजरिए से ही देखना होगा। चलिए, ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब जरा बंगाल पर ध्यान देते हैं। बंगाल इतना खास क्यों था अंग्रेजों के लिए? क्या था वहां? ये बंगाल उस वक्त मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर, सबसे ज्यादा उपजाऊ सूबा था। आज का बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, ये सब उसी में शामिल था। जी। और यहां से यूरोप को बहुत सारा सामान जाता था। शोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, दस्तकारी का सामान, मतलब बहुत कुछ। और कंपनी के लिए व्यापार की शर्तें क्या थीं? उन्हें फायदा कितना था इससे? फायदा? जबरदस्त फायदा था। अब सोचिए, मुगल बादशाह को वो सिर्फ 3,000 रुपए सालाना देते थे, और पूरे बंगाल में बिना कोई खास टैक्स दिए व्यापार करते थे, जबकि उनका अपना सालाना निर्यात वो 50,000 पाउंड से भी ज्यादा का था। बाप रे, सिर्फ 3,000 रुपए देकर इतना मुनाफा? हाँ, इसी वजह से कलकत्ता जैसा शहर इतनी तेजी से बढ़ा, और बस 8 साल मतलब 1757 से 1765 के बीच सत्ता नवाबों के हाथ से निकलकर पूरी तरह अंग्रेजों के पास चली गई। उस वक्त वहां के मुख्य खिलाड़ी कौन थे? मतलब नवाब कौन थे? देखिए, 1741 में अलीवर्दी खान नवाब बने थे। वो पहले बिहार के डिप्टी गवर्नर थे। 1756 में उनकी मौत हो गई,
तो उनका नाती सिराजुद्दौला वो नवाब बना। काफी नौजवान था और सिराज के सामने मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। एक तो घर के अंदर ही दुश्मन थे, रिश्तेदार थे जो नवाब बनना चाहते थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज कंपनी थी जो अपना दबदबा बढ़ा रही थी, किलेबंदी कर रही थी। और फिर आती है प्लासी की लड़ाई 1757। इसे तो एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्या हुआ था असल में वहां? हाँ, प्लासी बहुत अहम है, लेकिन लड़ाई से पहले एक घटना का जिक्र आता है, ब्लैक होल त्रासदी। हाँ, सुना है इसके बारे में। कहा जाता है कि सिराज ने जब कलकत्ता जीता तो 146 अंग्रेजों को एक बहुत छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें गर्मी और दम घुटने से 123 लोग मर गए। ओह, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। कुछ इतिहासकार इसे बड़ा चढ़ाकर बताया गया मानते, पर अंग्रेजों ने इसका खूब प्रचार किया, इसे मुद्दा बनाया। इसके बाद मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव एक मजबूत सेना लेकर बंगाल आया, लेकिन क्लाइव की असली जीत मैदान में लड़ने से पहले ही हो चुकी थी। मतलब साजिश? बिल्कुल, साजिश। क्लाइव ने नवाब के अपने ही लोगों को तोड़ लिया था। अच्छा, किसके साथ? खासकर मीर जाफर, जो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसके साथ राय दुर्लभ, जगत सेठ, जो बंगाल के बहुत बड़े बैंकर थे उस वक्त, और ओमीचंद नाम का एक व्यापारी भी शामिल था। क्लाइव ने इन सबके साथ एक सीक्रेट डील कर ली। डील में क्या था? डील ये थी कि लड़ाई के वक्त मीर जाफर अपनी सेना को लड़ने से रोक देगा। बदले में सिराज के हटने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, और नवाब बनने के बाद वो कंपनी को इनाम देगा, पैसा देगा, जमीन देगा। तो 23 जून 1757 को प्लासी में जो हुआ वो असल में लड़ाई थी ही नहीं, वो एक धोखा था। नवाब की ज्यादातर सेना मीर जाफर के इशारे पर चुपचाप खड़ी रही। ओह, सिराज आसानी से हार गया, बाद में पकड़ा गया और मीर जाफर के बेटे मीरन के हुक्म पर उसे मार दिया गया। और मीर जाफर नवाब बन गया? हाँ, मीर जाफर नवाब बना और उसने वादे के मुताबिक अंग्रेजों को खूब सारा पैसा दिया और 24 परगना की जमींदारी भी दे दी। प्लासी कोई बड़ी सैन्य जीत नहीं थी, पर इसका राजनीतिक महत्व जबरदस्त है। इसी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। इसने बंगाल में अंग्रेजों की ताकत का सिक्का जमा दिया। तो मीर जाफर के नवाब बनने से अंग्रेजों का मकसद पूरा हो गया? सब ठीक हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों की मांगें तो बढ़ती ही जा रही थी। मीर जाफर उन्हें पूरा करते करते खाली हो गया। वो बस एक कठपुतली बनकर रह गया था। अंग्रेजों को भी ये बात समझ आ गई, तो उन्होंने जल्दी उसे भी हटाने का फैसला कर लिया और 1760 में मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के साथ एक नई संधि कर ली। मीर जाफर को हटा दिया। अच्छा, अब मीर कासिम, उसके साथ क्या तय हुआ? मीर कासिम ने बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव, ये 3 जिले कंपनी को दे दिए। सिलहट के चूना व्यापार में आधा हिस्सा देने का वादा किया। कंपनी का जो बकाया था वो चुकाया, और दक्षिण में अंग्रेजों की लड़ाई चल रही थी, उसके लिए 5 लाख रुपए भी दिए। और मीर जाफर का क्या हुआ? मीर जाफर को 1500 रुपए सालाना की पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। मीर कासिम कैसा शासक साबित हुआ? मीर कासिम मीर जाफर से ज्यादा काबिल और इरादे वाला था। उसने आते ही कुछ बदलाव करने शुरू किए। सबसे पहले तो उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, बिहार बदली। क्यों? ताकि कंपनी के कलकत्ता वाले सेंटर से थोड़ी दूरी बन जाए, रोज रोज की दखलंदाजी कम हो। उसने अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से ट्रेन करने की कोशिश की, बंदूकें बनवाने का कारखाना लगाया और प्रशासन को भी सुधारने की कोशिश की। लेकिन क्या इन कोशिशों से अंग्रेजों से टकराव नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। असली झगड़ा शुरू हुआ व्यापार के अधिकार यानी दस्तक को लेकर। हाँ, आपने पहले जिक्र किया था इसका। कंपनी को मुगल बादशाह से फरमान मिला हुआ था कि वो बिना चुंगी या टैक्स दिए बंगाल में व्यापार कर सकती है। ये अधिकार सिर्फ कंपनी के सामान के लिए था, लेकिन कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार भी करते थे और उसके लिए भी इस दस्तक का यानी टैक्स फ्री पास का गलत इस्तेमाल करते थे। इससे नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। अच्छा। मीर कासिम ने इसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि या तो सबके लिए टैक्स माफ करो या सब टैक्स दें। अंग्रेजों को यह बात पसंद नहीं आई, यहीं से ठन गई। और इसका नतीजा हुआ बक्सर की लड़ाई 1764 में। हाँ, मीर कासिम को बंगाल छोड़कर भागना पड़ा। वो अवध पहुंचा। वहां उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के नाम मात्र के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो खुद भी दिल्ली से भागे हुए थे, उनके साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। इन तीनों की मिलीजुली सेना का मुकाबला 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में अंग्रेजी सेना से हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजी सेना जीत गई, और ये जीत प्लासी की तरह किसी साजिश से नहीं मिली थी। ये एक असली घमासान लड़ाई थी जिसमें अंग्रेजों ने अपनी सैन्य क्षमता दिखाई।
बक्सर की जीत प्लासी से भी ज्यादा अहम मानी जाती है। इसने अंग्रेजों को सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अब वो पूरे देश पर अपना दावा ठोक सकता थे। बक्सर के बाद क्या हुआ? क्या कोई संधियां हुई? हाँ, बक्सर के बाद क्लाइव दोबारा गवर्नर बनकर बंगाल आया और उसने अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 महत्वपूर्ण संधियां की। 2 संधियां? किसके साथ? पहली संधि हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। नवाब को लड़ाई के हार जाने के तौर पर 50 लाख रुपए देने पड़े। इलाहाबाद और कड़ा के जिले उससे लेकर मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिए गए। और दूसरी संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। बादशाह तो नाम के ही थे, हारे हुए थे। हाँ। उनसे क्लाइव ने एक फरमान जारी करवाया। इस फरमान के जरिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, हमेशा के लिए। ओ, टैक्स वसूलने का अधिकार कंपनी को। हाँ, बदले में कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपए सालाना देना तय किया और इलाहाबाद में रहने की जगह दी, कंपनी के संरक्षण में। तो मतलब टैक्स कंपनी वसूलेगी और प्रशासन कौन चलाएगा? यहीं से बंगाल में शुरू हुआ द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट का दौर, जो 1765 से 1772 तक चला। ये क्लाइव की ही दिमाग की उपज थी। इसमें दीवानी यानी राजस्व वसूलने का काम और सेना पर नियंत्रण, ये तो सीधे कंपनी के हाथ में आ गया। और निजामत यानी कानून व्यवस्था, पुलिस, न्याय, ये काम नवाब के नाम पर चलता रहा। लेकिन असल में इसे भी कंपनी के ही नियुक्त किए हुए नायब सूबेदार देखते थे। तो मतलब अधिकार सारे कंपनी के पास और जिम्मेदारी नवाब के नाम पर। बिल्कुल, सीधी सी बात यही थी। नतीजा ये हुआ कि बंगाल में लूट मच गई। कंपनी के अधिकारी मालामाल हो रहे थे और जनता पिस रही थी। इसी दौरान 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल भी पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए। यह सिस्टम पूरी तरह फेल रहा। बंगाल की कहानी तो समझ आई, लेकिन दक्षिण भारत में मैसूर से भी तो अंग्रेजों को कड़ी टक्कर मिली थी। बिल्कुल मिली थी। मैसूर में हैदर अली और खासकर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए थे। हैदर अली कैसे सत्ता में आया? हैदर अली कोई राजा महाराजा के खानदान से नहीं था। वो मैसूर की सेना में एक आम सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ था और अपनी काबिलियत से बढ़ते बढ़ते 1761 में मैसूर का असली शासक बन बैठा। पुराना वोडियार वंश नाम का ही रह गया था। हैदर अली बहुत महत्वाकांक्षी और काबिल था। उसने फ्रांसीसियों की मदद ली, डिंडीगुल में एक आधुनिक हथियार बनाने का कारखाना लगाया और अपनी सेना को पश्चिमी तरीकों से ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसने आसपास के कई इलाके जीते भी, लेकिन उत्तर में जो ताकतवर मराठे थे उनसे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। मराठों ने उसे 1764, 1766 और 1771 में कई बार हराया। और अंग्रेजों से मैसूर की कितनी लड़ाइयां हुई? आपने शुरू में बताया था 4 हुई। हाँ, 4 बड़ी लड़ाइयां हुई जिन्हें एंग्लो मैसूर युद्ध कहते हैं। पहला युद्ध 1767 से 69 तब शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने सोचा कि हैदर ताकतवर हो रहा है, तो उन्होंने निजाम और मराठों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। लेकिन हैदर बहुत चालाक था। उसने कूटनीति से पहले निजाम को और फिर मराठों को इस गठबंधन से अलग कर दिया और फिर अंग्रेजों पर ऐसा जोरदार हमला किया कि उन्हें मद्रास तक पीछे हटना पड़ा। आखिर में अंग्रेजों को मद्रास की संधि 1769 करनी पड़ी, जिसमें तय हुआ कि दोनों एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा देंगे। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों ने वादा किया कि अगर हैदर अली पर कोई और ताकत हमला करेगी तो वो उसकी मदद करेंगे। अच्छा, मदद का वादा? हाँ, लेकिन जब 1778 में मराठों ने हैदर पर हमला किया तो अंग्रेज मदद के लिए नहीं आए। इससे हैदर अंग्रेजों से बहुत नाराज हो गया। तो क्या इसी वजह से दूसरा युद्ध हुआ? हाँ, ये एक बड़ा कारण था। दूसरा युद्ध 1780 से 84 तब छिड़ा जब अंग्रेजों ने माहे पर कब्जा कर लिया। माहे हैदर के इलाके में एक फ्रांसीसी बस्ती थी और हैदर के लिए जरूरी सामान वहीं से आता था। हैदर ने इसे सीधे अपनी संप्रभुता पर हमला माना। इस बार हैदर ने फिर निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिलाया और अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाया। उसने कर्नाटक पर हमला किया और कोट जीत लिया। लेकिन 1781 में सर आयरकूट ने उसे पोर्टो नोवो की लड़ाई में हरा दिया। इसी युद्ध के दौरान दिसंबर 1782 में हैदर अली की कैंसर से मौत हो गई। ओह, फिर क्या हुआ? उसके बेटे टीपू सुल्तान ने कमान संभाली और लड़ाई जारी रखी। टीपू भी अपने पिता की तरह ही काबिल और बहादुर था। उसने 1 साल तक लड़ाई खींची। आखिरकार दोनों पक्ष थक गए और मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि हुई। इसमें क्या तय हुआ? इसमें भी लगभग वही बात हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से जो इलाके जीते थे वो लौटा दिए। मतलब दूसरा युद्ध बराबरी पर छूटा।
तो फिर तीसरा युद्ध क्यों हुआ? तीसरा युद्ध 1790-92 टीपू के एक पड़ोसी राज्य त्रावणकोर पर हमला करने से शुरू हुआ। त्रावणकोर अंग्रेजों का सहयोगी राज्य था। अंग्रेजों को बहाना मिल गया। इस बार गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद एक बड़ी सेना लेकर आया। अंग्रेजों ने फिर से निजाम और मराठों को टीपू के खिलाफ अपने साथ मिला लिया। फिर से वही तिकड़ी। हाँ, तीनों ने मिलकर मैसूर पर हमला किया। टीपू ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार वो हार गया। अंग्रेजी सेना उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। टीपू को हार माननी पड़ी और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, जो उसके लिए बहुत अपमानजनक थी। क्या शर्तें थी इस संधि की? शर्तें बहुत कड़ी थीं। टीपू को अपना लगभग आधा राज्य देना पड़ा। ये आधा राज्य तीनों विजेताओं अंग्रेज, निजाम और मराठों ने आपस में बांट लिया। अंग्रेजों को मालाबार, डिंडीगुल जैसे जरूरी इलाके मिले। इसके अलावा टीपू पर 3 करोड़ रुपए का भारी हर्जाना लगाया गया और जब तक वो ये रकम अदा नहीं कर देता, उसके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बनाकर अपने पास रख लिया। बाप रे, ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात थी। बिल्कुल। इस संधि ने टीपू की कमर तोड़ दी। और फिर चौथा और आखिरी युद्ध, जिसमें टीपू मारा गया। हाँ, चौथा युद्ध 1799 बहुत छोटा हुआ लेकिन निर्णायक। इस वक्त लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बन के भारत आया था। वो पक्का साम्राज्यवादी था और उसका इरादा था कि या तो टीपू पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो जाए या खत्म हो जाए। वेलेस्ली ने टीपू पर इल्जाम लगाया कि वो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने टीपू पर सहायक संधि मानने का दबाव डाला। वही सहायक संधि। हाँ, वही। टीपू ने साफ इनकार कर दिया। वो किसी की अधीनता मानने वाला नहीं था। नतीजा, युद्ध छिड़ गया। इस बार भी अंग्रेजों का साथ निजाम और मराठों ने दिया। टीपू अकेला पड़ गया। अंग्रेजों ने 2 तरफ से हमला किया। 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के किले की दीवार पर लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। तो मैसूर का एक ताकतवर दुश्मन खत्म हो गया अंग्रेजों का। बिल्कुल। टीपू की मौत के बाद मैसूर राज्य का क्या हुआ? मैसूर राज्य को लगभग खत्म ही कर दिया गया। वेलेस्ली ने कुछ इलाके मराठों को देने चाहे, पर उन्होंने मना कर दिया। निजाम को कुछ जिले मिले। सबसे बड़े और सबसे जरूरी इलाके जैसे कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम और राजधानी श्रीरंगपट्टनम, ये सब अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिए। और जो बचा खुचा मैसूर था, वो पुराने हिंदू राजवंश वडेयार वंश के एक नाबालिग बच्चे कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया और उससे फौरन सहायक संधि पर दस्तखत करवा लिए गए। यानी मैसूर की आज़ादी पूरी तरह खत्म। हाँ। बाद में 1831 में विलियम बेंटिक ने कुशासन का बहाना बनाकर इस राज्य का प्रशासन भी सीधे अपने हाथ में ले लिया था। हालांकि 1881 में लॉर्ड रिपन ने इसे वापस राजा को लौटाया, लेकिन तब तक ये पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो चुका था। मैसूर के बाद मराठे एक और बड़ी चुनौती थे। उनसे कैसे निपटे अंग्रेज? मराठे वाकई एक बहुत बड़ी शक्ति थे। एक समय तो ऐसा लगता था कि मुगलों के बाद वही दिल्ली पर राज करेंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, वो एक संगठित राज्य कम एक ढीला ढाला संघ ज्यादा थे। हाँ, आपने बताया था पेशवा, गायकवाड़, भोंसले, होलकर, सिंधिया। बिल्कुल। पूना में पेशवा थे, जो नाम के लिए मुखिया थे। फिर बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया, ये सब बड़े सरदार थे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से मिली हार ने मराठों को बहुत बड़ा झटका दिया। फिर 1772 में उनके एक बहुत ही काबिल और युवा पेशवा माधवराव प्रथम की टीबी से मौत हो गई। इसके बाद पेशवा का पद कमजोर होता गया और ये मराठा सरदार आपस में ही सत्ता के लिए लड़ने लगे। इनमें एकता खत्म हो गई। अंग्रेजों ने इसी फूट का, इसी अंदरूनी झगड़े का पूरा फायदा उठाया। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच मुख्य लड़ाइयां कब और कैसे हुई? 3 बड़ी जंगें हुई, जिन्हें एंग्लो मराठा युद्ध कहते हैं। पहली लड़ाई 1775-82 तब शुरू हुई जब पेशवा माधवराव की मौत के बाद गद्दी के लिए झगड़ा शुरू हो गया। नारायण राव पेशवा बने, लेकिन उनके चाचा रघुनाथ राव ने उन्हें मरवा दिया और खुद पेशवा बनना चाहा। पूना दरबार के सरदारों ने, खासकर नाना फडणवीस ने, इसका विरोध किया, तो रघुनाथ राव भागकर बंबई में अंग्रेजों के पास चला गया और उनसे मदद मांगी। उसने अंग्रेजों से सूरत की संधि 1775 कर ली, जिसमें उसने सॉल्सेट और बेसिन जैसे इलाके अंग्रेजों को देने का वादा किया। लेकिन अंग्रेजों में भी फूट थी शायद, बॉम्बे और कलकत्ता में। हाँ, बिल्कुल। कलकत्ता काउंसिल ने, जिसका मुखिया वॉरेन हेस्टिंग्स था, बंबई वालों की इस संधि को नामंजूर कर दिया। उन्होंने पूना दरबार से एक अलग संधि की, पुरंदर की संधि 1776, लेकिन मामला सुलझा नहीं।
नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह देकर पुरंदर संधि का उल्लंघन किया तो अंग्रेजों को फिर बहाना मिल गया। इस बार मराठों ने जबरदस्त एकता दिखाई। उन्होंने अंग्रेजी सेना को तालेगांव के पास पहाड़ियों में घेर लिया और उनकी रसद काट दी। अंग्रेजों को बुरी तरह हार माननी पड़ी और जनवरी 1789 में वडगांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उन्हें 1775 के बाद जीते सारे इलाके मराठों को लौटाने पड़े। ओह, ये तो अंग्रेजों के लिए बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। वॉरेन हेस्टिंग ने इस वडगांव संधि को मानने से इनकार कर दिया और लड़ाई जारी रखी। अंग्रेजों ने फिर कुछ सफलताएं हासिल की, अहमदाबाद और बेसिन जीते, सिंधिया को हराया। आखिरकार दोनों पक्ष लड़ते लड़ते थक गए और मई 1782 में सालबाई की संधि हुई। इस संधि ने अगले 20 सालों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति कायम कर दी। इसकी मुख्य शर्तें क्या थीं? मुख्य शर्तें थी, सालसेट द्वीप अंग्रेजों के पास रहेगा। पुरंदर संधि के बाद अंग्रेजों ने जो इलाके जीते थे, बेसिन समेत, वो मराठों को वापस मिल जाएंगे। अंग्रेज रघुनाथ राव का साथ छोड़ देंगे, उसे पेंशन दी जाएगी। हैदर अली ने अंग्रेजों के जो इलाके जीते थे वो वापस करेगा। पेशवा किसी और यूरोपीय शक्ति जैसे फ्रांसीसी का समर्थन नहीं करेंगे और महादजी सिंधिया इस संधि के पालन के गारंटर होंगे। तो 20 साल शांति रही, फिर दूसरा युद्ध क्यों हुआ? आपने बेसिन की संधि का जिक्र किया था पहले, वो शायद इसी दौरान हुई। हाँ, दूसरा युद्ध 1803-05 हुआ और ये मराठा शक्ति के पतन में बहुत अहम साबित हुआ। 1800 में नाना फडणवीस की मौत हो गई थी, जो मराठा एकता के एक बड़े सूत्रधार थे। उनकी मौत के बाद मराठा सरदारों में आपसी लड़ाई और बढ़ गई, खासकर जसवंतराव होलकर और दौलतराव सिंधिया के बीच। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो रघुनाथ राव का बेटा था, और सिंधिया की मिलीजुली सेना को पूना के पास हरा दिया। डरा हुआ पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में बेसिन चला गया और वहीं 31 दिसंबर 1802 को उसने अंग्रेजों से बेसिन की संधि पर दस्तखत कर दिए। ये संधि इतनी निर्णायक क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये सहायक संधि थी। इसने पेशवा को पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन कर दिया। क्या शर्तें थीं इसकी? शर्तें बहुत कड़ी थीं। पेशवा ने माना कि वो अपने क्षेत्र में स्थायी रूप से एक ब्रिटिश सेना, कम से कम 6000 सैनिक रखेगा और उसके रखरखाव के लिए 26 लाख रुपए सालाना आय वाले क्षेत्र कंपनी को सौंप देगा। उसने सूरत शहर भी कंपनी को सौंप दिया। उसने निजाम के इलाकों पर चौथ वसूलने के सारे दावे छोड़ दिए। निजाम या गायकवाड़ के साथ अगर कोई झगड़ा होगा तो उसमें कंपनी की मध्यस्थता मानेगा। अंग्रेजों के दुश्मनों या किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। और सबसे बड़ी बात, दूसरे राज्यों के साथ अपने सारे संबंध, मतलब विदेश नीति, वो अंग्रेजों के नियंत्रण में रखेगा। गवर्नर जनरल से पूछे बिना कुछ नहीं करेगा। बाप रे, मतलब पूरी आजादी खत्म? हाँ, कहा जाता है कि इस संधि से बाजीराव द्वितीय ने मराठा साम्राज्य की चाबी अंग्रेजों के हाथ में दे दी। तो क्या दूसरे मराठा सरदारों ने इसे मान लिया? नहीं, सिंधिया और भोसले ने इसे मराठा स्वतंत्रता पर हमला माना और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। होलकर शुरू में अलग रहा, पर बाद में वो भी शामिल हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी बेहतर सेना और रणनीति से इन सबको अलग अलग लड़ाइयों में हरा दिया। आर्थर वेलेस्ली, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बना, ने असाये और आरगांव में सिंधिया और भोसले को हराया। लॉर्ड लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। नतीजतन भोसले को देवगांव की संधि 1803 करनी पड़ी, सिंधिया को सुरजीअंजन गांव की संधि 1803 करनी पड़ी। दोनों को सहायक संधि माननी पड़ी और अपने बहुत से इलाके अंग्रेजों को देने पड़े। होलकर ने कुछ समय तक टक्कर दी, लेकिन आखिरकार उसे भी 1806 में राजपुर घाट की संधि करनी पड़ी। तो दूसरे युद्ध के बाद मराठा शक्ति काफी हद तक टूट गई। हाँ, बहुत कमजोर हो गई। उनकी एकता पूरी तरह खत्म हो गई और वो सब अलग अलग अंग्रेजों के अधीन हो गए। और फिर तीसरा और आखिरी युद्ध? तीसरा युद्ध 1817-19 एक तरह से मराठा शक्ति के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, ये दूसरे थे, गवर्नर जनरल था। वो पिंडारियों के दमन के नाम पर मराठा इलाकों में घुस रहा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की बढ़ती ताकत और अपमान से तंग आकर एक आखिरी कोशिश की। उसने अंग्रेजों के खिलाफ सभी मराठा सरदारों को एकजुट करने का प्रयास किया। पेशवा ने पूना में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला कर दिया। नागपुर के अप्पा साहेब भोसले ने भी विद्रोह कर दिया। होलकर भी लड़ाई में कूद पड़ा। लेकिन नतीजा वही हुआ। अंग्रेजों ने सबको अलग अलग जगहों पर हरा दिया। पेशवा खड़की में हारे, भोसले सीताबल्डी में और होलकर महिदपुर में बुरी तरह हारे। इसके बाद कई संधियां हुईं, जिनसे मराठों की बची खुची ताकत भी खत्म कर दी गई। पेशवा के साथ पूना की संधि जून 1817, सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि नवंबर 1817,
होलकर के साथ मंदसौर की संधि जनवरी 1818। जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने मराठा संघ को पूरी तरह भंग कर दिया। पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया। पेशवा का पद ही खत्म। हाँ, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज लिया गया, जहां वो ब्रिटिश पेंशनर के तौर पर रहा। पेशवा के ज्यादातर इलाके बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिए गए। बस सतारा का एक छोटा सा राज्य शिवाजी के वंशज के लिए बनाया गया, जो अंग्रेजों के अधीन था। तो इस तरह मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद वो आखिर हारे क्यों? क्या मुख्य कारण लगते हैं? देखिए, स्रोत कई कारण बताते हैं। एक तो बाद के जो मराठा नेता थे, जैसे बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया, जसवंतराव होलकर, उनमें पहले के नेताओं जैसी दूरदर्शिता, एकता और शायद काबिलियत की भी कमी थी। वो आपस में ही लड़ते रहे। दूसरा, मराठा राज्य की बनावट ही कमजोर थी। वो एक केंद्रीकृत राज्य नहीं था, बल्कि एक संघ था, जहां सरदारों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। उनमें आपसी सहयोग की बहुत कमी थी। और सैन्य स्तर पर? सैन्य स्तर पर भी वो अंग्रेजों से पिछड़ गए थे। संगठन में, हथियारों में, अनुशासन में, हर चीज में अंग्रेजी सेना बेहतर साबित हुई। उनकी तोपें ज्यादा अच्छी थीं, उनकी पैदल सेना ज्यादा अनुशासित थी। उनकी आर्थिक नीतियों भी बहुत स्थिर नहीं थी। वो लूटमार पर ज्यादा निर्भर रहते थे, जिससे आम जनता उनसे कट गई थी। और अंग्रेजों की तरफ से? अंग्रेजों की कूटनीति बहुत बेहतर थी। वो मराठा सरदारों को आपस में लड़ाने में कामयाब रहे। उनकी जासूसी व्यवस्था भी अच्छी थी। उन्हें मराठों की योजनाओं का पता चल जाता था, और उनमें एक जातीय भावना थी। वो एक उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। संक्षेप में कहें तो अंग्रेजों ने एक ऐसे घर पर हमला किया जो अंदर से ही बिखरा हुआ था। बस कुछ धक्के देने की जरूरत थी और वो ढह गया। ये तो हुई युद्धों की बात, लेकिन आपने कहा कि जीत सिर्फ लड़ाइयों से नहीं मिली। कूटनीति और प्रशासनिक तरीके भी थे। वो सहायक संधि और रिंग फेंस नीति। हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजों का विस्तार सिर्फ तलवार के दम पर नहीं हुआ। उनकी कूटनीति, उनकी प्रशासनिक चालें भी उतनी ही या शायद ज्यादा असरदार थीं। इसमें दो नीतियां खासतौर पर जिक्र के काबिल हैं। एक थी वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस यानी सुरक्षा घेरे की नीति। ये क्या थी? इसका मकसद था कंपनी की अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना। कैसे? अपने पड़ोसी राज्यों को अपना दोस्त या बफर बना लो। इन राज्यों को बाहरी हमले से बचाने का वादा करो, उन्हें सैन्य मदद दो। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मदद मुफ्त में नहीं थी। उस मदद के बदले में या अपनी सेना उनके राज्य में रखने के बदले में कंपनी उस राज्य से पैसा लेती थी। सेना का सारा खर्च उस राज्य को ही उठाना पड़ता था। अवध के साथ ऐसी ही व्यवस्था की गई थी। अच्छा। और दूसरी नीति, सहायक संधि, वो इससे कैसे अलग थी या आगे थी? लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस थी, वो इसी रिंग फेंस नीति का अगला और ज्यादा विकसित, ज्यादा खतरनाक रूप था। इसने तो भारतीय राज्यों को पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया, उनकी आजादी खत्म कर दी। कैसे काम करती थी ये संधि? इसकी शर्तें क्या होती थी? थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखिए, जो भी भारतीय शासक ये संधि करता था, उसे कई अपमानजनक शर्तें माननी पड़ती थी। पहली, उसे अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी स्थायी रूप से रखनी पड़ती थी, और उसका सारा खर्च, वेतन, रसद, सब कुछ उसी शासक को देना पड़ता था। अगर वो पैसा नहीं दे पाता तो उसके राज्य का एक हिस्सा कंपनी हड़प लेती थी। दूसरी शर्त, शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। ये रेजिडेंट कहने को तो बस एक दूत होता था, लेकिन असल में वो राज्य के अंदरूनी मामलों में खूब दखल देता था। एक तरह से अंग्रेजों का जासूस और कंट्रोलर होता था। और तीसरी शर्त, वो शासक अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी भी दूसरे यूरोपियन को अपनी नौकरी में नहीं रख सकता था, चाहे वो सैनिक हो, इंजीनियर हो या कोई और। चौथी और सबसे अहम शर्त, वो शासक किसी दूसरे भारतीय राजा से कोई भी सीधी बातचीत, समझौता या युद्ध बिना अंग्रेजों यानी गवर्नर जनरल से पूछे नहीं कर सकता था। उसकी पूरी विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में चली जाती थी। बदले में अंग्रेज क्या देते थे? सिर्फ सुरक्षा का वादा? हाँ, वादा तो यही था कि अंग्रेज उसके शासक को उसके बाहरी दुश्मनों से बचाएंगे और उसके राज्य के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। लेकिन क्या वो ये वादा निभाते थे, अंदरूनी मामलों में दखल न देने वाला? नहीं, ये वादा अक्सर तोड़ा जाता था। रेजिडेंट के जरिए वो लगातार अंदरूनी मामलों में दखल देते थे, अपने पसंदीदा मंत्री बनवाते थे, राजा पर दबाव डालते थे। इस संधि का विकास भी धीरे धीरे हुआ।
कहा जाता है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सबसे पहले भारतीय शासकों को पैसे लेकर यूरोपीय सैनिक किराए पर देने का काम शुरू किया था। अवध पहला बड़ा राज्य था जिसने 1765 में इस तरह की संधि की थी। फिर वेलेस्ली ने इसे एक व्यवस्थित और आक्रामक नीति बना दिया। कौन कौन से बड़े राज्य इसके शिकार हुए? सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने 1798 में इसे स्वीकार किया। फिर 1800 में दोबारा संधि हुई। उसके बाद मैसूर 1799, टीपू की हार के बाद तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1801, बेसिन की संधि, बरार के भोंसले राजा 1803, सिंधिया 1804, सब एक एक करके इसमें फंसते गए। बाद में जोधपुर, जयपुर, बूंदी जैसे कई राजपूत राज्यों ने भी इसे मान लिया। होलकर आखिरी बड़ा मराठा सरदार था जिसने 1818 में इसे स्वीकार किया। तो ये एक बहुत कारगर हथियार था अंग्रेजों के हाथ में। बहुत कारगर, बिना लड़े ही राज्य पर पूरा कंट्रोल। और एक और नीति थी जिसका जिक्र बहुत होता है, व्यवगत का सिद्धांत। हाँ। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो क्या थी? हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा, उसके साथ खासतौर पे जुड़ी हुई है। हालांकि ये विचार पूरी तरह नया नहीं था। डलहौजी ने इसे सख्ती से लागू किया राज्य हड़पने के लिए। इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर कोई भारतीय शासक जो अंग्रेजों के संरक्षण में है बिना किसी प्राकृतिक यानी सगे पुरुष वारिस के मर जाता है तो उसका राज्य सीधे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। मतलब गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। हाँ, यही खास बात थी। सिद्धांत ये था कि गोद लिया हुआ बेटा अपने पालक पिता की निजी संपत्ति का वारिस तो हो सकता है, लेकिन राजगद्दी का नहीं। राज्य गोद देना है या नहीं, ये फैसला अब अंग्रेज यानी सर्वोच्च शक्ति करेगी। और डलहौजी ने ज्यादातर मामलों में फैसला किया विलय का। कौन कौन से राज्य इस नीति के तहत हड़पे गए? डलहौजी ने इसका इस्तेमाल करके कई राज्य हड़पे। सबसे पहले सतारा 1848 जो शिवाजी के वंशजों का राज्य था। फिर जैतपुर बुंदेलखंड में और संबलपुर उड़ीसा में 1849 में। फिर भगात 1850, उदयपुर मध्य प्रदेश वाला 1852, झांसी 1854, रानी लक्ष्मीबाई वाला और नागपुर 1854। झांसी और नागपुर तो बड़े राज्य थे। हाँ, इनके विलय से बहुत असंतोष फैला। अवध का विलय भी डलहौजी ने किया था। हाँ, 1856 में अवध का विलय भी डलहौजी ने किया, लेकिन वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं किया गया था। अवध में तो नवाब के कई वारिस थे। वहां बहाना बनाया गया कुशासन का। कहा गया कि नवाब वाजिद अली शाह ठीक से राज नहीं चला रहे हैं, जनता परेशान है, इसलिए अंग्रेज प्रशासन संभाल रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण बना 1857 के विद्रोह का। तो ये थी विलय की कूटनीतिक और प्रशासनिक नीतियां। इनके अलावा क्या कुछ और इलाके भी थे जिनका विलय या जिनके साथ संबंध अंग्रेजी राज के लिए अहम थे? संक्षेप में अगर बताएं। हाँ, 2 इलाकों का जिक्र जरूरी है, सिंध और पंजाब। सिंध का विलय कैसे हुआ? सिंध पर उस वक्त तालपुरा अमीर कहलाने वाले सरदारों का राज था। अंग्रेजों की नज़र सिंध पर काफी पहले से थी, खासकर रूस के मध्य एशिया में बढ़ने के डर से और सिंधु नदी के व्यापारिक मार्ग के लिए। उन्होंने पहले अमीरों से शाश्वत मित्रता की संधियां की 1809-1820, जिनका मकसद फ्रांसीसियों और अमेरिकियों को सिंध से दूर रखना था। फिर 1832 में एक संधि हुई जिससे सिंधु नदी व्यापार के लिए खुल गई, पर अंग्रेजों ने वादा किया कि वो कोई युद्धपोत नहीं लाएंगे या बस्ती नहीं बसाएंगे। लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड की अग्रगामी नीति और पहले अफगान युद्ध 1839-42 के दौरान अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों पर जबरदस्ती सहायक संधि 1839 थोप दी। और युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध पर हमला करके उसे ब्रिटिश भारत में मिला लिया। इसकी आलोचना भी हुई थी शायद। हाँ, खूब हुई थी। कहा गया कि ये सरासर दादागिरी थी। एल्फिंस्टन ने खुद इसे धौंस जमाने वाला कहा था। और पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह का राज्य तो बहुत ताकतवर माना जाता था। बिल्कुल, रंजीत सिंह एक बहुत ही काबिल शासक थे। उन्होंने अलग अलग सिख मिसलों को एकजुट करके एक मजबूत सिख साम्राज्य खड़ा किया था, जिसकी राजधानी लाहौर थी। अंग्रेजों से उनकी 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। इसमें सतलुज नदी को दोनों के राज्यों के बीच की सीमा मान लिया गया था। रंजीत सिंह ने अपना विस्तार पश्चिम की ओर किया, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर तक जीत लिया। रंजीत सिंह के जीते जी उनकी मृत्यु 1839 में हुई। अंग्रेजों ने पंजाब की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन उनकी मौत के बाद लाहौर दरबार में साजिशें और अराजकता फैल गई। सेना भी अनुशासनहीन हो गई। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। हाँ,
अंग्रेजों को बहाना मिल गया। उन्होंने सीमा पर अपनी फौजी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। सिखों को भी डर लगा कि अंग्रेज हमला करेंगे। नतीजा हुआ पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845-46। सिख सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन उनके अपने ही नेता लाल सिंह और तेजा सिंह अंग्रेजों से मिले हुए थे। उन्होंने ऐन मौके पर धोखा दिया, जिससे सिख हार गए। ओह, फिर क्या हुआ? लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठ गया, सिख सेना की संख्या बहुत कम कर दी गई और कश्मीर का इलाका हरजाने के बदले गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया गया। बाद में भैरोवाल की संधि हुई, जिससे अंग्रेजी नियंत्रण और बढ़ गया। एक तरह से पंजाब अंग्रेजों का संरक्षित राज्य बन गया। और दूसरा युद्ध? असंतोष तो था ही। दूसरा युद्ध 1848-49 मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह से शुरू हुआ। रानी जिंदन को निर्वासित किए जाने से भी सिख भड़के हुए थे। कई लड़ाइयां हुई, रामनगर, चिलियांवाला, जहां अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ, और आखिरी लड़ाई गुजरात में हुई, जिसे तोपों की लड़ाई कहते हैं। इसमें सिख बुरी तरह हार गए। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में पूरे पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। पंजाब का प्रशासन चलाने के लिए 3 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया, जिसमें हेनरी और जॉन लॉरेंस जैसे मशहूर भाई भी थे। तो पंजाब भी चला गया। और पड़ोसी देशों के साथ अंग्रेजों के संबंध कैसे रहे, संक्षेप में? देखिए, अंग्रेज सिर्फ भारत के अंदर ही विस्तार नहीं कर रहे थे। वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी देशों पर भी नजर रखे हुए थे। नेपाल के साथ गोरखा युद्ध 1814-16 हुआ। गोरखा बहुत बहादुर थे, पर हार गए। सगौली की संधि हुई, जिससे अंग्रेजों को कुमाऊं, गढ़वाल और तराई के इलाके मिले। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठ गया। सिक्किम से गोरखों को हटना पड़ा। अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन मिले, और सबसे बढ़कर बहादुर गोरखा सैनिक उनकी सेना में भर्ती होने लगे। बर्मा, आज का म्यांमार, के साथ 3 युद्ध हुए 1824-26, 1852 और 1885। पहले युद्ध के बाद यांडाबो की संधि हुई, जिसमें बर्मा को हर्जाना देना पड़ा और कुछ इलाके छोड़ने पड़े। दूसरे युद्ध में निचले बर्मा पर कब्जा हुआ, और तीसरे युद्ध के बाद 1885 में पूरे बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। इसके पीछे व्यापारिक और साम्राज्यवादी दोनों कारण थे। और उत्तर में तिब्बत, अफगानिस्तान? तिब्बत में रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1904 में कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिशन भेजा। लड़ाई हुई, लहासा पर कब्जा हुआ। लहासा की संधि हुई, जिसमें तिब्बत को हर्जाना देना पड़ा। चुंबी घाटी पर अंग्रेजों का कब्जा रहा। व्यापार के लिए केंद्र खुले, और तिब्बत ने वादा किया कि वो किसी विदेशी शक्ति को कोई रियायत नहीं देगा। हालांकि इसका फायदा आखिरकार चीन को ज्यादा हुआ। अफगानिस्तान हमेशा से अंग्रेजों के लिए सिरदर्द रहा, खासकर रूस के डर की वजह से। इसे ग्रेट गेम कहा जाता था। उन्होंने अग्रगामी नीति अपनाई, जिसका नतीजा हुआ पहला अफगान युद्ध 1839-42, जो अंग्रेजों के लिए बहुत विनाशकारी और महंगा साबित हुआ। उन्हें वापस दोस्त मोहम्मद को गद्दी पर बिठाना पड़ा। बाद में जॉन लॉरेंस ने कुशल निष्क्रियता की नीति अपनाई। फिर लिटन ने गर्वित आरक्षित नीति अपनाई, जिससे दूसरा अफगान युद्ध 1878-80 हुआ। गंडमक की संधि हुई, जिसमें अफगानिस्तान की विदेश नीति अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। काबुल में रेजिडेंट रहा। बाद में डूरन रेखा खींचकर भारत और अफगानिस्तान की सीमा तय की गई। कहानी है सैन्य ताकत, चालाक कूटनीति, आर्थिक लालच, भारतीय शासकों की आपसी फूट, और शायद कुछ हद तक, जैसा शुरू में कहा गया, हालात ना फायदा। इन सब के मिले जुले असर से ही भारत में ब्रिटिश राज कायम हुआ और मजबूत हुआ। हमने बंगाल से पंजाब तक, मैसूर से मराठों तक मुख्य लड़ाइयाँ, संधियाँ और सहायक संधि और व्यपगत के सिद्धांत जैसी अहम नीतियों को समझने की कोशिश की। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे कंपनी का मकसद धीरे धीरे बदलता गया। जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो कैसे पहले राजनीतिक दखल देने लगी और फिर धीरे धीरे सोच समझकर पूरे भारत पर कब्जा कर बैठी। सहायक संधि जैसी नीतियां तो इतनी चालाकी से बनाई गई थीं कि वो किसी राज्य का औपचारिक विलय करने से बहुत पहले ही उसकी असल आज़ादी, उसकी संप्रभुता को खत्म कर देती थीं। और ये भी सच है कि अक्सर भारतीय राज्यों की अपनी अंदरूनी कमजोरियों, उनके आपसी झगड़ों ने ही अंग्रेजों को घुसने और हावी होने का मौका दिया। हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं अंत में। जैसा कि स्रोतों में जिक्र आता है, अंग्रेजों की कामयाबी की एक वजह उनका राष्ट्रवादी गौरव बताया गया है, और इसके विपरीत भारतीयों में उस वक्त शायद भौतिकवादी दृष्टि या वैसी एकजुट राष्ट्रीय भावना की कमी। जरा सोचिए, वक्त के साथ इस तरह की बातों, इस तरह के विश्लेषणों की व्याख्या कैसे बदलती है,
और ये हमें इतिहास को लिखने और समझने के तरीके के बारे में क्या सिखाता है?